ऐसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान की सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में, जहां पर हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी खोज कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि परमाणु क्या होता है। परमाणु, तो आप जानते हैं परमाणु की परिभाषा पिछली क्लासों में हम पढ़े हैं कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु में कुछ भाग होते हैं, इनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लें। तो ये हमारा क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक जो पूरे परमाणु का बहुत सूक्ष्म भाग होता है, वो बीच में होता है। ये हमारा नाभिक है, जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और नाभिक के बाहर जो परमाणु का बाकी आकार होता है, इन्हें हम कक्षा कहते हैं। इन्हें हम कक्षा कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन्हीं कक्षाओं में स्थित होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर उपस्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये परमाणु का एक पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर की स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले एक बार जनरल हम समझ लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी। यहां पर दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ऑब्जर्व किया था, मतलब इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने इसका अध्ययन करके प्रोटॉन की खोज की। गोल्डस्टीन ने 1886 में ऑब्जर्व किया और 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। दूसरा आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया वो थे जूलियस प्लाकर ने 1859 ईस्वी में विसर्जन नलिका में गैसों के कम दाब पर और अधिक वोल्ट के विद्युत को प्रवाहित करके इसका प्रयोग किया। और उसका अध्ययन सन 1900 जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में इसका इनके गुणों का अध्ययन करके इसकी खोज की। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह +1.6 × 10 की पावर -90 कूलम होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है।
और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वह होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है और इसका द्रव्यमान क्या होता है 9.1×10⁻31 और आवेश होता है -1.6 1.6 कूलाम होता है। जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। सन 1859 में जूलियस प्लाकर ने एक प्रयोग किया जिससे कैथोड किरणों की खोज की उन्होंने। तो इस प्रयोग में एक विसर्जन नलिका लगाया उन्होंने, जिसमें उच्च विभवांतर का या उच्च वोल्टता का एक विद्युत स्रोत लगाया गया, लगभग 10,000 वोल्टेज का 10,000 वोल्ट का एक विद्युत स्रोत लगाया गया। इस विसर्जन नलिका में कम दाब पर गैस, सबसे हल्की गैस जो है कम दाब पर लगभग 10⁻² से 10⁻³ mmHg तक जो है इसमें गैस भरा गया और 2 प्रकार के धातुओं के इलेक्ट्रोड लगाए गए, जिस पर एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज लगाया गया। और जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो यह देखा गया कि इस जो आपका कैथोड होता है यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें निकलती हैं या कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो कि इस विसर्जन नलिका की दीवार पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। विसर्जन नलिका के दीवार पर एनोड के पीछे जो है कुछ प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो जिससे अंदाजा लगाया गया कि जो है जिससे इन्होंने बताया कि इस कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, जो कि इस दीवार को जो है दीवार पर प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही है। तो इन्होंने चूंकि ये किरणें जो है कैथोड से निकल रही थी, माइनस ध्रुव से निकल रही थी, इसलिए इसको कैथोड किरणें कहा और इसके गुणों की व्याख्या की। कहते हैं कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। सबसे पहला गुण है कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। नंबर 2, कैथोड किरणें बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा, यह ऋण आवेशित किरणें हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं।
ऋणावेशित होती है। गुण जो है कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, तो इन्होंने इन सभी गुणों के लिए कुछ प्रयोग किए। जैसे इन्होंने कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, इसके प्रयोग के लिए यहाँ विसर्जन नलिका में कैथोड प्लेट इलेक्ट्रोड के बाद एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो प्रकाश यहाँ बन रहा था वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बना, और इसका जो परछाई होती है, इसकी परछाई जो होती है वो वहां पर पड़ रही थी। ये जो है इसकी परछाई यहाँ पर पड़ रही थी, तो इससे यह पता चलता है कि यह किरणें जो है सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसके प्रयोग के लिए एक फ्री व्हील वाला फैन लगा दिया गया। इस विसर्जन नलिका में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक फ्री व्हील का एक फैन लगा दिया गया, और जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो वह फैन जो है मोशन में आ गया या चलने लगा। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया, या उन्होंने बताया, इससे उन्होंने बताया कि जो इससे कुछ अदृश्य कण निकलते हैं या छोटे छोटे कण निकलते हैं जो कि फैन से टकरा करके उसको रोटेट कर देते हैं, जो कि फैन से टकरा करके उसको रोटेट कर देते हैं। और तीसरा कैथोड किरणें ऋणावेशित किरणें होती हैं। तो इन नली जो है विसर्जन नलिका के बाहर या दोनों तरफ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया गया, विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया गया। तो जो ये हमारी एनोड किरणें थी ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती थी, जहां पर धनावेशित विद्युत क्षेत्र था उस तरफ मुड़ जाती थी। तो इन्होंने बताया कि चूंकि ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो माइनस का होता है। इसलिए इन्होंने बताया कि ये किरणें जो हैं ऋणावेशित किरणें हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन के आवेश को उन्होंने बताया -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और जो इसका द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 × 10⁻31 होता है। किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या निकालने के लिए उसका परमाणु संख्या निकालने के लिए अगर हमको प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या बराबर होता है A, परमाणु संख्या A बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का अगर में प्रोटॉनों की संख्या और जो है परमाणु संख्या दी गई है तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है तो परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। अगर परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है हमारा समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम
और 1H3 ट्राइटियम। तो ये जो है इनके परमाणु क्रमांक समान हैं और इनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। अब हमारा दूसरा आता है संभारित। क्या होता है संभारित? वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? संभारित कहलाते हैं। वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, क्या कहलाते हैं? संभारित कहलाते हैं। जैसे 6C14 और 7N14। मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 14 है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 14 है। तो इसके जो परमाणु क्रमांक हैं वो अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? संभारित होते हैं।